आपका अपने YouTube चैनल में एक बार फिर। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे मानव तंत्र, जो सेकंड चैप्टर है उसका बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रक्त। और इसके बाद हम करेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र। तो रक्त परिसंचरण करने से पहले स्टूडेंट हमें जानना होगा कि रक्त क्या है और इसके कार्य क्या है, ये कैसे बना हुआ होता है। तो चलो शुरू करते हैं रक्त। तो स्टूडेंट देखिए, हमारा जो रक्त होता है वह तरल पदार्थ होता है। एक तरह से ये क्या होता है, तरल पदार्थ है, तरल माध्यम होता है। क्लियर? हमारा क्या है, तरल माध्यम है या तरल रूप में होता है। क्लियर हो जाना चाहिए। सेकंड देखो स्टूडेंट, यह संयोजी उत्तक का बना होता है। संयोजी उत्तक का बना होता है। देखिए कैसे होता है, संयोजी उत्तक क्यों कहा जाता है। देखिए कि हमारा जो स्टूडेंट रक्त है, ये जो हमारा रक्त है, ये ऑक्सीजन व पोषक तत्व जितने भी होंगे उनको जो है वो सेल्स तक पहुंचाता है, कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। और उन कोशिकाओं से या अन्य अंगों से या उत्तकों से कार्बन डाइऑक्साइड व उपापचयी क्रियाओं के दौरान जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है, उसको वहां से लेकर के आता है। यानी कि यह एक तरह से परिवहन का कार्य करता है। रक्त परिवहन का कार्य करता है, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को कोशिकाओं व उत्तकों या अंगों तक पहुंचाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड और उपापचय मेटाबॉलिज्म रिएक्शन से जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनको वहां से लाने का कार्य करता है। क्लियर होगी? अब देखो, रक्त जो है स्टूडेंट, रक्त का माध्यम होता है, रक्त होता है। तो रक्त जो है स्टूडेंट ये क्षारीय होता है, रक्त क्षारीय है। वह इसका पीएच जो होता है वो 7.4 होता है। देखिए कि ये जो 7 अगर पीएच है किसी का तो वो उदासीन है, 7 से ऊपर है तो वो क्षारीय, यानी कि 14 तक, 7 से ऊपर 14 तक है तो क्षारीय, और 7 से कम है तो अम्लीय। तो इसका है 7.4। इसका मतलब हमारा रक्त का जो माध्यम होता है वो क्षारीय होता है। क्लियर होगी बात? रक्त का निर्माण जो है स्टूडेंट, इसका रेड बोन मेरो यानी कि लाल अस्थि मज्जा में होता है। यानी कि रेड बोन मेरो में निर्माण होता है। अब यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको कि भ्रूणावस्था आता है क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, छोटा। भ्रूणावस्था या शिशु अवस्था में या शिशुओं में कह दो, रक्त का निर्माण स्टूडेंट्स होता है पलीहा के अंदर। ध्यान से कर लेना, भ्रूणावस्था या शिशुओं में रक्त का निर्माण जो होता है वो पलीहा के अंदर होता है। क्लियर होगी? अब देखो, सामान्य व्यक्ति में ब्लड जो होता है वो 5 लीटर से लेकर के 5 लीटर से 6 लीटर के लगभग होता है। 5.4 से भी हो जाता है। आपने बुक में 5 लीटर लिखा हुआ है आपके, तो हमने यही लिखना है। अब देखो, महिलाएं जो होगी उनमें
कम व्यक्ति के से मेल में और फीमेल में थोड़ा डिफरेंस होता है। मेल में ब्लड थोड़ा ज्यादा होगा, फीमेल में कम होता है। ये कोई मेल नहीं है। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा अपना तरल रूप में होता है, संयोजी उत्तक होता है, इसका क्षारीय है, पीएच 7.4 है। रेड बोन मेरो लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। भ्रूणावस्था या शिशु अवस्था में जो है वो रक्त का निर्माण पलिया में होता है। तो ये आपका थोड़ा ढंग से देख लो, क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद में स्टूडेंट्स आगे हम करेंगे इसकी स्ट्रक्चर कि यानी कि रक्त किन से बना होता है या इसकी संरचना कैसे होती है, यानी कि इसमें क्या क्या चीज होती है। देखिए हमारा रक्त जो होता है स्टूडेंट, इसमें दो रूप होते हैं, एक तो तरल रूप है, एक ठोस रूप है। क्या है? इसके रक्त जो है वो दो माध्यमों में पाया जाएगा, एक तो तरल यानी कि और एक ठोस जो कि सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है। और तरल रूप जो होता है इसका वो होता है प्लाज्मा। ढंग से देख लेना, तरल रूप जो होगा वो होगा प्लाज्मा। और ये जो प्लाज्मा होता है हमारे रक्त का 55% होता है और ये 45% होता है। ढंग से देख लेना, ठोस जो कोशिकाओं का बना होता है और प्लाज्मा, तरल रूप और ठोस रूप। तरल को प्लाज्मा कहा जाता है। अब इस प्लाज्मा का ही 92% भाग किसका बना होता है? जल का बना होता है। और 8% जो अन्य है वो कार्बनिक या व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ढंग से, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 92% इसका जल होता है, वह 8% इसका जो होता है वो कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्लियर हो जाना चाहिए। अब इस 45% ठोस सेल्स जो होती है वो 3 भागों में बंटी होती है स्टूडेंट। ढंग से देखो, आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, ये कोशिकाएं जो होती है 3 भागों में बंटी होती है। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पल्स लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं व बिंबाणु कह लो या इसको बोलो प्लेटलेट्स कह देते हैं हम। क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट कि ठोस व तरल रूप, तरल को प्लाज्मा कहा जाता है जो कि हमारे रक्त का 55% भाग होता है। ठोस जो है वो कोशिकाओं का बना होता है जो कि 45% है। और ये कोशिकाएं जो होती है वो 3 भागों में बंटी होती है। 3 प्रकार होते हैं, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और बिंबाणु। क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट ये। अब देखो आगे, अब मैं कराऊंगा आपको ठोस रूप में जो इसकी कोशिकाएं होती है, इनमें क्वेश्चन आता ही आता है स्टूडेंट। तो पहला लेकर के चलते हैं हम आरबीसी यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं कह लो या कणिकाएं कह ले, एक ही बात है। रेड ब्लड कार्पल्स लाल रक्त कोशिका। अब देखो हमारे रक्त का जो कुल रक्त होता है, कुल रक्त का 99% भाग आरबीसी का बना होता है। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। आरबीसी कोशिकाएं केंद्रक विहीन होती है। केंद्रक विहीन है, शॉर्ट में पूरा कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि वीडियो लंबा ना हो और आपको समझ में आ जाए। क्लियर होगी। इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ जाता है, यहां से भी आता है। क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखो इसमें लाल रक्त कोशिकाओं में एक प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम कहते हैं HB यानी कि हीमोग्लोबिन। ढंग से कर लेना स्टूडेंट, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रोटीन पाया जाएगा और वो होता है हीमोग्लोबिन। और इसी हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे रक्त का
रंग जो होता है वो लाल होता है। और ये हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को हमारे शरीर के सभी सेल्स तक लेकर के जाता है। क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखो, अब WBC व्हाइट ब्लड कार्पल्स क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट। देखिए आगे देखो, लाल श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कार्पल्स। WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं। अब देखिए, अब इसको ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। अब स्टूडेंट एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि WBC का मुख्य कार्य जो होता है वो शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करना, एंटीबायोटिक पावर देता है, प्रतिरक्षा प्रदान करता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती है और WBC का निर्माण वही रेड बोन मेरो यानी कि लाल अस्थि मज्जा में होता है। क्लियर हो गया? लाल अस्थि मज्जा में होता है और इसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है यानी कि हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है और इसी कारण इसका रंग क्या होएगा, श्वेत होता है। क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता स्टूडेंट, इसलिए इसका रंग श्वेत होता है। WBC में से छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं स्टूडेंट। अब देखो, हमारी जो WBC होगी ना स्टूडेंट, WBC श्वेत रक्त कणिकाएं दो भागों में बंटी हुई होती है। एक तो कणिका अणु बोलते हैं, कणिकाणु बोलते हैं, और सेकंड को बोलेंगे कणिकाणु। ढंग से दो भागों में बंटी होगी। इसको बोलते हैं स्टूडेंट ग्रेन्युलोसाइट और इसको बोलते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट भी कहा जाता है, यानी कि ग्रेन्युलोसाइट भी कहा जाता है और इसके आगे लगा देना ए ग्रेन्युलोसाइट भी कहा जाता है। अब देखो, कणिकाणु तीन पार्ट्स में बंटी होती है। न्यूट्रोफिल, नंबर 1 न्यूट्रोफिल और इओसिनोफिल और बेसोफिल। ये तीन भागों में बंटी होती है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। क्लियर हो जाना चाहिए। ये जो न्यूट्रोफिल है, संख्या के अनुसार रक्त में संख्या के अनुसार सबसे अधिक होती है। ढंग से कर लेना, संख्या के अनुसार सबसे अधिक जो है वो न्यूट्रोफिल होगी। क्लियर होगी? अब देखो, इसका इतना ही है। कणिकाणु कितने, मान लो अगर आ जाए क्वेश्चन कि ग्रेनुलोसाइट, श्वेत रक्त कणिकाओं में ग्रेनुलोसाइट कितने भागों में बंटा होता है, कितने भागों से मिलकर बनी होती है, तो न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल, तीन हमें आना ही चाहिए। अब देखो, अकणिकाणु स्टूडेंट, तो ये दो होते हैं, लिम्फोसाइट, ये दो में बंटेगी स्टूडेंट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ढंग से देख लेना, अकणिकाणु लिम्फोसाइट और मोनोसाइट में बंटी होती है। देखो, लिम्फोसाइट जो होगी आगे, लिम्फोसाइट बी, लिम्फोसाइट टी, वह प्राकृतिक भक्षण कोशिका या प्राकृतिक मारक
कोशिका भी कहलाती है। ये ऊपर से क्लियर हो जाना चाहिए, बाद में मैं ये करवा देता हूं आपको लिम्फोसाइट। अब देखो आगे चलते हैं हम स्टूडेंट। लिम्फोसाइट जो होती है इसको लिम्फोसाइट बी, लिम्फोसाइट टी, दो भागों में होती है, बी टी। वह प्राकृतिक मारक कोशिका भी तीन भाग है। नेचुरल किलर सेल्स वही बोला जाता है। और लिम्फोसाइट जो होती है स्टूडेंट प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली, यानी कि लिम्फोसाइट जो है वो प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिका होती है। ढंग से कर लेना, इसमें से आ जाता है स्टूडेंट, प्राथमिक कोशिका है ये लिम्फोसाइट। अब देखो मोनोसाइट का आगे देखो कि जो मोनोसाइट होती है स्टूडेंट, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। देखो मोनोसाइट को आपका क्वेश्चन इसी में से ही होता है, मोनोसाइट में से कि लिम्फोसाइट में तो है बी, लिम्फोसाइट बी टी और प्राकृतिक मारक कोशिका। क्वेश्चन आया हुआ है किसका भाग है, लिम्फोसाइट का। प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिका किसको कहा जाता है, तो लिम्फोसाइट। अब देखो मोनोसाइट, मोनोसाइट का क्या होता है रोल। देखो जैसे जैसे ये परिपक्व हो जाएगी, परिपक्व होकर के महाभक्षक का कार्य करती है। ये महाभक्षक यानी कि जो भक्षण का प्रतिजन होते हैं, दूसरे बॉडी में आते हैं बाहर से, उनको भक्षण करती है, महाभक्षक का कार्य ये करती है मोनोसाइट। लेकिन यहां जो एक क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि न्यूट्रोफिल जो मैंने बताया था आपको, न्यूट्रोफिल जो मैंने बताया था आरबीसी का भाग, जो इसमें ये कणिकाणु का भाग है, न्यूट्रोफिल जो है वो बाह्य प्रतिजन यानी कि बाहरी प्रतिजन जो बॉडी में आते हैं, बाह्य प्रतिजनों का भक्षण करने वाली प्रमुख जो है वो भक्षक कोशिका है। बाह्य प्रतिजनों का भक्षण करने वाली प्रमुख कोशिका है। क्लियर हो जाना चाहिए। यहां देख लो, प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिका लिम्फोसाइट। मोनोसाइट जो है वो महाभक्षक का कार्य करती है, और न्यूट्रोफिल जो होती है वो बाह्य प्रतिजन जो होते हैं हमारी बॉडी में जैसे ही प्रवेश करेंगे, एंटीबायोटिक पावर कैसे होगी, जैसे ही कोई प्रतिजन आएगा उसका ये क्या कर लेगी, भक्षण कर लेगी। तो भक्षण करने वाली प्रमुख सेल होती है। अब आ जाता है स्टूडेंट, इसके बाद में आ जाता है बिंबाणु, प्लेटलेट। जैसे डेंगू वगैरह होता है तो प्लेटलेट डाउन आ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। जो हम रिपोर्ट कराते हैं उसमें दी होती है थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। इसका जीवन काल 10 दिन का ही होता है स्टूडेंट, 10 दिन का ही होता है, और 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर में ये पाया जाता है। एमएम इनकी 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर इनकी संख्या होती है, और ये केंद्रक विहीन कोशिका है। क्लियर कर लेना, संख्या भी पूछ सकता है। थ्रोम्बोसाइट बिंबाणु को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट, और आता ये जीवन का तस्ते। बिंबाणु का मुख्य कार्य है रक्त का थक्का जमाना, थक्का जमाने का कार्य करता है। चोट जब लग जाती है तो अगर थक्का न जमे, यही होता है डेंगू के समय, जब हमारी प्लेटलेट डाउन हो जाती है तो उस वक्त सबसे बड़ा डेंजर है कि अगर ब्लीडिंग हो गई तो वो रुकेगी नहीं, थक्का नहीं जमेगा। तो स्टूडेंट बिंबाणु का मुख्य कार्य यही होता है। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट हो गया स्टूडेंट ब्लड के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो रक्त परिसंचरण तंत्र होगा और हार्ट पे होगा, जो बहुत इंटरेस्टिंग वे से मैं आपको कराऊंगा।
तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।